मित्रों नमस्कार। आइए राजनीति विज्ञान का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और अपने तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया? 1893 में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभिमान में बदल दिया था, है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं बाल ठाकरे, तिलक जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा तिलक जी ने गणपति उत्सव और गणपति उत्सव मनाया था ना, और शिवाजी उत्सव मनाया था, है ना? तो 1893 में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव 1894 में मनाया था। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ये पारंपरिक सहारा लिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था? भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन किसका है? अंबेडकर का है, तिलक जी का है, या लाला लाजपत राय का, या सुभाष चंद्र बोस का? तो ये जो वाक्य है हमारा ये तिलक जी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद का विचार था वो निम्न में से किस पर आधारित था? उग्रवाद पर यानी उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित था, या सांस्कृतिक बहुलवाद पर आधारित था, या स्वनिर्धारण के अधिकार पर आधारित था, या रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद के पर आधारित था? तो बताना है कि नेहरू का राष्ट्रवाद निम्न में से किस पर आधारित था। तो देखिए जो है नेहरू का राष्ट्रवाद उग्रवाद से उनका संबंध नहीं था, वो उदारवादी भी थे, यानी नरम दल के सदस्य थे, जानते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उग्रवाद, यानी पहला ऑप्शन छोड़कर बाकी तीनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा जो डी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक का है? ये ए नंबर, उन्होंने भाषाई आधार पर आधारित राज्य निर्माण की सिफारिश की थी या कल्पना की थी। दूसरा, वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। तीसरा, उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। या चौथा नंबर है, तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता था। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी ए बी सी डी चारों कथन सही होंगे। ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन, चंपारण और आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसको व्यवस्थित क्रम में स्थापित करना है। तो जो है साबरमती आश्रम जानते हैं कि 1915-16 में स्थापित किया गया था गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे। चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग 1920 में, और असहयोग आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, है ना? तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक जी यानी लाला लाजपत राय ए नंबर, बी नंबर तिलक जी, सी नंबर घोष, और बिपिन चंद्र पाल डी नंबर। तो बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा बी नंबर सही होगा। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाया था ना। 1905 के बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद बिगल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिला था, और इसी दौरान उन्होंने इस स्वराज आंदोलन के तरीके थे इनके जो थे वही स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम थे। अगला प्रश्न है,
अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरी मृतक शरीर पर ही नहीं, मेरी लाश पर ही होगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? कौन सा ऐसा नेता था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने हिंदू कोड बिल को लेकर के 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? तो ये अम्बेडकर जी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन कौन थे? यानी पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था, उनमें किस किस ने हस्ताक्षर किया था? तो जानते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24-25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा इसका उत्तर बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये उत्तर, इसका उत्तर देना है। तो लाला लाजपत राय इस कथन से संबंधित है। उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया जो 1916 में लिखी है, उन्होंने अपने लेख में इसी में लिखा है कि उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। तो लाला लाजपत राय इसका कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का क्या करना है? विकल्प कूट के माध्यम से आपको देना है। सूची एक तरफ है महात्मा गांधी बंच ऑफ थॉट्स, B.R. अम्बेडकर हिंद स्वराज, M.S. गोलवलकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, V.D. सावरकर हिंदुत्व। तो जानते हैं आप लोग कि गांधी जी ने जो लिखा था वो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है, अम्बेडकर की एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है ना, और V.D. सावरकर के क्या है? हिंदुत्व है, और M.S. गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स है। तो इस प्रकार का जो उत्तर हो हमारा वो बी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? यानी कौन उग्रवादी विचारधारा का सदस्य नहीं था या नेता नहीं था? तो लाला लाजपत राय, ब्रिज पाल और तिलक ये तो थे, जानते हैं। गोखले जी तो थे, ये उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डॉक्टर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये तो सही है। उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये देखना है। ज्ञान गंगा की वजह से थाती ही लगते हैं, और डी नंबर है संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर अम्बेडकर जी के संबंध में गलत है ऑप्शन। तो ये जो ऑप्शन गलत है हमारा, इसका जो उत्तर होगा वो संवैधानिक साधनों में उनकी रुचि नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था, संवैधानिक साधनों में उनकी रुचि थी, डी नंबर। अगला प्रश्न है फिर, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और श्री रामकृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? है ना, हिंदू धर्म के उत्थान और रामकृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर देना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विवेकानंद के लिए रामकृष्ण मिशन को लोगों की निस्वार्थ सहयोग के लिए खड़ा होना था। बी नंबर है वो हिंदू धर्म के लिए प्रगति का एक नया रास्ता खोजना चाहते थे। सी नंबर, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 में की थी, या इसका नाम उनके शिक्षक श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा कौन सा होगा बताइए? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी नंबर होगा। रामकृष्ण मिशन जो था ये 1887 में नहीं स्थापित हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो 1 मई 1897 बेलूर कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब? 1897, 1 मई 1897। तो इस प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी अब मिलान करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। गांधी जी ने हिंद स्वराज अभी बताया लिखा है, इंडियन एंड ट्रांजेक्शन, और भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो बताना है कि इसमें कौन सा प्रश्न सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? सी नंबर होगा। आर डी भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पुस्तक जो है उनकी नहीं है, ये उनसे क्या है संबंधित नहीं है, बिलोंग नहीं करते हैं। तो धर्मशास्त्र ये पी.वी. काणे, धर्मशास्त्र के इतिहास जो है पांडुरंग वामन काणे द्वारा लिखित गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आर जी भंडारकर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर।
यानी कि इसके लेखक है पीवी कांडे। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के पुस्तक के लेखक जो है पीवी कांडे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये भी देखिए, नमक सत्याग्रह 30 में हुआ था, गांधी समझौता 1931 में हुआ, तो यही गलत है हमारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ऐसे समझ में। अब फिर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति को इस प्रकार परिभाषित किया कि यह केवल जन्म से ही निर्धारित नहीं होना चाहिए? सही बात है कि कोई किसी भी व्यक्ति की जाति जो है उसके जन्म लेने के आधार पर ही निर्धारित नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि कर्मों का समर्थन हो, कर्मों के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इनमें से बताना है कौन सा व्यक्ति ऐसा कहने वाले था। तो केशव चंद्र सेन थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? सी नंबर होगा। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का जाति का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी। ये वैसे ब्राह्मण थे जो पक्षपात करने वाले नहीं थे, बल्कि सत्य को सामने लाने वाले। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था कि पुराण ही हमारी भारतीय संस्कृति में मूर्ति पूजा के लिए जिम्मेदार हैं। जितने भी आडंबर हैं इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये पुराणों को ही दोषी माना था। इन्होंने ही कहा था बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। पुनः इन्होंने भारतीय संस्कृत का समर्थन किया। इस प्रकार से जो वेदों में संस्कृत निहित थी उसके एक तरह से ये पक्षधर थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है? पूरे भारत को एक प्रशासनिक छत्र के नीचे लाना, रेलवे बिछाना, सी नंबर सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहन करना, और डी नंबर है ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा लाभों में के अंतर नहीं था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये उत्तर डी हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2012 में भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। यह कथन किसका है? मूक बहुमत के कथन को तोड़ दिया। तो यह कथन जो है विनोद राय जी का है। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार और दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हमारा ये डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सचिव जो भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड जो थे, इन्होंने भारतीय नेताओं को एक संविधान बनाने की चुनौती दे रखी थी और उस चुनौती को पंडित मोतीलाल नेहरू ने अर्थात भारतीय नेताओं ने स्वीकार भी कर लिया था। उसी के संबंध में भारत एक ऐसा संविधान बनाना था जो सभी दलों को मान्य हो। उसके संबंध में इस पार्टी यानी कि एक अखिल सभी पार्टियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी। ठीक है, जो 28 से 31 अगस्त 1928 तक चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आसान सा प्रश्न है, वेमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी, है ना। तो ये अपना जो प्रश्न है अध्यक्षता किसने की थी, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समस्त चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला कौन सा व्यक्ति था ना? ये प्रश्न है, अच्छा है, समाज सुधार से भी संबंधित है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दिए गए हैं, वो करमचंद गांधी जी थे, यानी गांधी जी थे, या सुभाष चंद्र बोस जी थे, या नेहरू जी थे,
जवाहरलाल नेहरू या राजा राम मोहन राय या बीजी तिलक जी थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। यानी यही भारत के ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता की ओर अग्रसर किया और भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को समझ चुनौती देने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये है, लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी गांधी जी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की एक पुस्तक है, उसको किस श्रेणी में रख सकते हैं। राजनीतिक यानी राजनीतिक व्यवस्था उसमें दिखाई गई है, या संवाद है, या राजनीतिक व्याख्यान है, या संवाद विश्लेषण है, या राजनीतिक निबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो जो है गांधी जी द्वारा लिखी गई ये हिंद स्वराज की जो पुस्तक है, जो कथा को व्याख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा, संवाद। ठीक है, ये इसमें संवाद रूप में अपनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे। तो ये भी आप जान गए होंगे उदारवादी कौन थे। तिलक उदारवादी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, तिलक, नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो इसको बताना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, है ना। तो ये क्या थे, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक के रचयिता यानी लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को जो लिखा है अंबेडकर साहब ने लिखा है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1945 में किया गया था। ये 45 है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया, क्यों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ था, हिंसक घटना हुई थी। उसी हिंसा को देखकर गांधी का जो हृदय था वो मूव्ड हो गया था, द्रवित हो गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। खुदीराम बोस, जज किंग फोर्ड्स, यानी खुदीराम बोस ने क्या जज किंग फोर्ड्स की हत्या की थी, सही है गलत, ये आपको लोगों को देखना है। नंबर बी है बारिंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र का अभियोग। नंबर सी तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। और लाला हरदयाल युगांतर सर्कुलर। तो देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये खुदीराम बोस जज का इन्होंने क्या किया था, जज किंग फोर्ड की हत्या में शामिल थे। बारिंद्र कुमार घोष यही जो थे ये शामिल, यानी कि इनका संबंध जो है इससे नहीं है। तो ये बी नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। जबकि बारिंद्रनाथ घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो उनका संबंध जो था अलीपुर केस से है। आगे प्रश्न की ओर फिर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। रविंदर कुमार है, बिपिन चंद्र है, या जूडिथ ब्राउन है, या माइकल ब्रेसर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला आंसर हो जाएगा ए नंबर, रविंदर कुमार। चलिए आगे प्रश्न फिर हल करते हैं, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को जो कथन है जिसमें से एक कथन अभिकथन है और दूसरा तर्क है को पढ़ना है और उसको क्या उत्तर सही देना है फिर मिलाकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आइए इस प्रकार होगा। तो गांधी कथन है हमारा अभिकथन। गांधी जी के अनुसार प्रभुता अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। और कथन क्या है, कारण क्या है, तर्क, व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तर्क के माध्यम से आपको देना है। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। तो जो ए और आर यानी कथन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, और आर जो है उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो
डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न हल करते हैं, बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, अम्बेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कौन सी पुस्तक जो है, कौन सी रचना इनकी किस वर्ष प्रकाशित का पहले प्रकाशित हुई, क्रम में लगाना है, सीक्वेंस, है ना। तो आइए लगाना है। द अनटचेबल पहली है, हु वाज द शूद्राज, ये वर लिखा हुआ है, यहाँ शूद्रा वार होना चाहिए, हु वाज द शूद्राज। नेक्स्ट है एनिलेशन ऑफ द कास्ट, और नेक्स्ट है द बुद्ध एंड हिज धर्म। तो इस प्रश्न को सीक्वेंस में लगाना है। तो पहली जो पुस्तक है एनिलेशन ऑफ कास्ट, वो हमारी 1936 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी जो पुस्तक है यानी कि जो एनिलेशन है ये 1936, और दूसरा है जो क्या हु वाज द शूद्राज, ये 1946 में हुई थी, ये 46 में प्रकाशित हुई थी। और जो अनटचेबल वाली पुस्तक है ये 48 में हुई थी, ये 48 में हुई थी, और ये जो है हमारी 1956 में हुई थी ये। और इसी वर्ष अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म का भी अनुसरण कर लिया था। उन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा कि किसी भी व्यक्ति को जन्म लेने समय तो वो किसी भी उसमें रह सकता है, जन्म ले सकता है धर्म में, लेकिन बाद में वो अपनी इच्छा अनुसार किसी में भी परिवर्तित हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है फिर, यदि हुम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण हुम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। ये कथन किस व्यक्ति का है, किस नेता का है, किस विचारक का है, ये बताना है ना। तो आइए बताना है इसको। तो उत्तर दीजिए। SR मेहरोत्रा, बी नंबर है सुमित सरकार, और सी नंबर है बिपिन चंद्र, और तपन राय चौधरी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा, बिपिन चंद्र, यानी कि सी नंबर हो जाएगा ये। आगे फिर प्रश्न है, उसको हल करते हैं। तिलक को भारतीय संत का जनक, तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको सब लगा लिए होंगे। वैलेंटाइन रोल ने कहा था, ठीक है ना। वैलेंटाइन चिरोल ने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था लंदन से, जिसका नाम था द टाइम्स। उसी में इन्होंने इंडियन अनरेस्ट के रूप में तिलक जी को वर्णित किया था, यानी भारतीय अशांति का जनक बताया था। कौन से समाचार पत्र, द टाइम्स में, लंदन से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बताना है कौन सी पुस्तक। द आर्किटेक्ट ऑफ वेदास, ये भी तिलक जी की, या गीता राजशाही, द कोरियन, ये सभी है। इसका उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है फिर हमारा, गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो किस वर्ष भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बताना है कि इसको कौन सा उत्तर सही होगा, निम्न में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ये 1905 में बने थे ये, है ना। गोखले बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का ये अधिवेशन था, है ना। इसी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे, ये है 37 नंबर, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये तिलक जी ने 1916 तिलक जी ने कहा था, है ना। स्वराज हमारा जन्म, तो ये तिलक जी का नारा था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये वर्णन तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट है, समता सैनिक दल सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की थी। समता सैनिक दल की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस हैं, पटेल जी हैं, या लोहिया, या अम्बेडकर जी हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो अम्बेडकर जी होगा। ये उन्होंने यानी 1927 में इस दल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था समाज में समता की स्थापना करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का विचार ये जो माना जाता है, ये सर्वोदय का विचार जो गांधी जी का शीर्ष विचार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ये है, किस वर्ष में RN टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो ये नंबर है 1919।
चलिए आगे प्रश्न है फिर। इसमें 2 कथन कारण और दिए गए हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? ए और बी, राष्ट्र और स्वार्थ विचार में हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ए नंबर होगा। ठीक है, ये ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है फिर, अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन था? डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल कौन था? इस प्रश्न का उत्तर बताना है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा डी नंबर होगा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना ये जो थी अंतिम इनकी स्थापित संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की थी? लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा 1900 कितना हो जाएगा 36, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न है फिर, 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? 1932 का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसमें किसने विरोध किया था? गांधी जी ने, अम्बेडकर ने, तिलक ने या रानाडे ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा गांधी जी हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर इसका बी नंबर ए नंबर हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त को जब प्रस्तुत किया था तो बाद में जाकर के भी 20 सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था पूना की रौदा जेल में, है ना। और तब जाकर के पूना समझौता अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य हुआ था, जिसमें 71 सीटों के स्थान पर 148 सीटें एससीओ को दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीटों की बढ़ोतरी की गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये हो जाएगा, कौन सा? गांधी जी वाला। चलिए आगे प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में कौन सी कृति बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो भी अम्बेडकर ने नहीं लिखा? तो शूद्रा तो है, स्टेट एंड माइनॉरिटी इसको देखना है, ये भी है, और द अनटचेबल हु आर द दे ये भी है अम्बेडकर की। ये व्हील ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक इनकी नहीं है, ये हिस्ट्री जो है ये पुस्तक जो है राम मनोहर किसकी है? ये पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया जी की है, ये व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आगे प्रश्न है फिर, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये अम्बेडकर जी थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो बताना है, असहयोग आंदोलन या रौलट एक्ट या अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल या बारदौरी सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा, है। भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किए थे, जो 1918 में अहमदाबाद की मिल कारखानों में की गई थी। आगे प्रश्न है फिर, गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? इसको बताना है, तो आसान सा प्रश्न है, इसको बताइए कौन सा उत्तर होगा? चंपारण सत्याग्रह या सहयोग, नमक सत्याग्रह या सविनय आंदोलन? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, सब लोग आंसर कर दिए वो ये नंबर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है फिर हमारा, राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो सकता है, कौन सा? सहिष्णुता, उदारता, शांति, उग्रवाद? तो बताइए, आप इसका उत्तर भी दे दिए होंगे, तो कौन सा हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? निम्न में से कौन सा पहलू जो है स्वदेशी गांधी के स्वदेशी पहले उसमें नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है फिर, निम्न में से किसने गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, है ना। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आगे फिर प्रश्न है, कैसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो कैसर हिंद की उपाधि जो है किसको दी गई थी? 1915 में गांधी जी को दी गई थी। लेकिन गांधी जी ने फिर 1900 बाद में जो असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें गांधी जी ने ये उपाधि जो अपनी थी लौटा दी थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का शिशु था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश साम्राज्य का शिशु था, ये वाक्य किसका है? बेडम्बन का, कूपलैंड का या पामदत्त का, या इसमें कोई नहीं? तो इस वाक्य को कहने वाले जो
व्यक्ति हैं वो कोपलैंड जी हैं, ठीक है। इन्होंने ही कहा कि ब्रिटिश राज का शिशु था भारतीय राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये नाम था मूलशंकर नाम था, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगी। और नरेंद्र नाथ किसका नाम था? तो ये स्वामी विवेकानंद का नाम था, ठीक है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को जो है अम्बेडकर जी ने लिखा था। किसने? अम्बेडकर जी ने लिखा था, जिसका प्रकाशन 1947 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक कौटिल्य किसे कहा जाता? आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो ये तिलक जी को कहा जाता है, ठीक है। ये तिलक जी को कहा जाता है, आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन 1942 या रामपुर अधिवेशन 1962 या हरिपुरा 1960 या अवाड़ी अधिवेशन 1955। तो समाजवाद की अवधारणा का संबंध जो है, समाजवादी धारणा का संबंध जो है कांग्रेस के संबंध अवाड़ी अधिवेशन 1955 से है। तो इस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया था? गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ किया था? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके, नमक कानून तोड़ करके, कर चुकाने से मना करके और या राष्ट्रीय शालाएँ खोल करके। तो इसको प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हमारी किससे हुई थी? नमक कानून तोड़ करके की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है आप लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की थी। 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि गांधी जी के निर्वाचित यानी मनपसंद जो उम्मीदवार पट्टाभी रमैया सीता जी थे, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने में असफलता के साथ हाथ मिली। इस वजह से भी गांधी जी की इच्छा नहीं थी कि इस सम्मेलन को में अपनी पराजय स्वीकार करें। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस की जगह राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष पद के लिए बाकी समय के लिए निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना का मुद्दा क्या था? तो स्वराज दल की मुख्य स्थापना का उद्देश्य था कि काउंसिल में प्रवेश किया जाए 1937 के, और फिर क्या किया जाए, जहाँ तक हो संभव सहयोग करें, नहीं तो जहाँ हो तो वहाँ काउंसिल में प्रवेश करके ब्रिटिश सरकार का हम विरोध करें। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या थी? गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या थी? साधन साध की पवित्रता, पंचशील या लोकवादी समाजवाद या मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी की जो राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका थी देने की सबसे बड़ी देन वो क्या थी? साध्य और साधन की पवित्रता में उनका विश्वास था। उनका कहना था जितना पवित्र साधन होगा उतना ही साध्य पवित्र होगा। चलिए अगला प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में रोम रूल लीग के सचिव बने थे? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर दिए गए हैं 1918, 1916, 1912 और 1919। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा 1919 हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न है फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, कहाँ किया गया था? ये तो बताना है। ये भी आसान सा सवाल है। इस प्रश्न को उत्तर दिए गए हैं 4 वैकल्पिक पारंपरिक रूप से रंगून में, टोक्यो में, पीकिंग में या सिंगापुर में। तो जानते हैं कि ये सिंगापुर में स्थापित आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से 1941 में ये यहाँ से चले गए जनवरी 1941 में, और 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे और यहीं पर 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कब? 21 अक्टूबर 1943, ये अक्टूबर 1943, ठीक है। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।